हम लोग कक्षा नवम के तृतीय भूगोल विषय के तृतीय अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपवाह। अपवाह शब्द जो होता है वह किसी भी नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जिस क्षेत्र से वह नदी बहती है उस क्षेत्र की व्याख्या जब करें तो उसे अपवाह कहते हैं। हम लोग देखे होंगे भारत के भौगोलिक मानचित्र को, जब देखते हैं भौतिक मानचित्र को, तो विभिन्न दिशाओं से आकर के नदियां मिलती है एक मुख्य धारा से, और वह मुख्य धारा आगे जाकर के बहती है और अंत में वह किसी झील, सागर, महासागर में जाकर के गिरती है। तो अपवाह शब्द जो है वह किसी नदी तंत्र, कोई भी नदी तंत्र जिस क्षेत्र से बहती है उस क्षेत्र को अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। जैसे मान लिए कि गंगा नदी है, तो गंगा नदी तंत्र किसी क्षेत्र से बहती है, तो उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र से वह प्रवाहित हो रही है, उस क्षेत्र को हम लोग अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। जब दो नदियां, यह मान लिए कि यहाँ से एक नदी तंत्र यहाँ प्रवाहित हो रही है और एक नदी तंत्र यह अ है और यह नदी तंत्र ब है, वह दोनों नदी तंत्र जो है यह पड़ोसी है, बह रही है, लेकिन इसके बीच में एक उच्च भूमि, यह एक ऊंचा क्षेत्र है जिसे हम लोग जल विभाजक के नाम से जानते हैं। दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को जो उच्च क्षेत्र जो विभक्त करता है, बांटता है, उसे हम लोग जल विभाजक के नाम से जानते हैं। जैसे अब प्रश्न आता है कि भारत में अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं, या भारत में हम लोग किन अपवाह तंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत की स्थलाकृति भौतिक स्वरूप के अनुसार से हम लोग अपवाह तंत्र को दो भागों में बांट दिए हैं। पहला है हिमालय नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। भारत के भौतिक स्वरूप के अनुसार, भारत की स्थलाकृति के अनुसार हम लोग नदी तंत्र को दो भागों में बांटे, एक हिमालय नदी तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र जो है यह 12 नदी होती है, अर्थात इसमें सालों भर इस नदी तंत्र में पानी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इस नदी में वर्षा का जल आता ही है, साथ में ग्लेशियर से पिघलने वाले बर्फ हिम जो है वह भी इस नदी में के जल में अपने जल को समाहित करता है, और जिससे हिमालय नदी तंत्र में सालों भर पानी मिलते हैं, उपलब्ध रहते हैं। लेकिन यह प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण इसकी लंबाई जो है यह हिमालय नदी तंत्र की अपेक्षा कम होती है, और यह प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है वह मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। अगर शुष्क मौसम में, गर्मी के मौसम में जब वर्षा न हो, कम हो, तो हिमालय नदी तंत्र की धाराएं छोटी हो जाती है, लेकिन उसका पानी समाप्त नहीं होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कुछ ऐसे नदी हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जिनकी धाराएं ही समाप्त हो जाती है, अर्थात उसमें पानी ही समाप्त हो जाता है शुष्क मौसम में। अब जैसे हम लोग हिमालय नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं कि हिमालय नदी तंत्र जो है वह हिमालय क्षेत्र से निकलता है, पर्वतीय क्षेत्र से निकलता है। तो वह जिस क्षेत्र से निकलता है उस क्षेत्र में वह V आकार की आकृति का निर्माण करता है, और उसे हम लोग गार्ज के नाम से जानते हैं। V आकार की आकृति का निर्माण करता है, उसे गार्ज के नाम से जानते हैं।
पिछले चैप्टर में भी बताए होंगे कि गार्ज क्या है। नदियाँ जहाँ से बनना प्रारंभ होती है, शुरू होती है, अर्थात उसका जो स्रोत होता है, उस स्रोत स्थान पे नदियों का वेग तीव्र होता है। तीव्र होने के कारण वह ठोस चट्टान को अपने तीव्रता से काट करके बहा करके अपने साथ ले जाती है, और उस क्षेत्र में जो चट्टान कटते हैं वह भी आकार में कटते हैं और इसे ही गार्ज कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा गार्ज जो है सिंधु नदी तंत्र का गार्ज है। जब यह नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से जब नीचे, अर्थात यह उच्च क्षेत्र हो गया, तो हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। यह उच्च क्षेत्र हो गया, यह जो है मध्य क्षेत्र हो गया, और यह जो है निचला क्षेत्र। जब उच्च क्षेत्र से नदियां जब नीचे की तरफ प्रवाहित होती हैं, जब यह मध्य क्षेत्र में आती हैं, तो नदियों का वेग क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है। अर्थात नदियां अब प्रौढ़ावस्था में पहुंचने पर क्या होता है, इसका जब वेग कम होता है तो यहाँ पे यह यू आकार की आकृति का निर्माण करती है, और जब यह मध्य क्षेत्र में बहती है तो सर्प की आकृति के अनुसार यह बहती है। अर्थात इसमें वेग कम होगा, इसके साथ जो भी सिल्ट आएंगे वह कुछ क्षेत्र पे जमा होंगे। जब ढलान कम होगा तो वेग भी क्या होगा, कम होगा। अब जब नदियाँ नीचे के क्षेत्र में, निचले क्षेत्र में आती हैं, तो वहाँ पे इसका वेग और अत्यंत कम हो जाता है, जिसे हम लोग नदी की वृद्धा अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में नदियाँ कुछ छोटे छोटे झील के रूप में, जैसे गोखरू झील या घोड़े के नाल की तरह यह आकृति का निर्माण करती है, या विसर्ग झील का अर्थात सांप की आकृति की तरह निर्माण करती है। और जब ये इसका विकास स्थल आता है, वहाँ पे अपने द्वारा लाए गए बहा करके गाद को जमा कर देता है, निक्षेपण करता है, और उस निक्षेप से जो भू आकृति, जैसे मान लिए नदियाँ ऊपर से बह करके आ गई है और यहाँ पे वह अपने साथ बहा करके लाए गए सिल्ट को यह क्या करती है, जमा कर देती है। नदियाँ छोटे छोटे अन्य कई धाराओं में बट जाती है, और यह जो क्षेत्र होता है इसे हम लोग डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं, और यह सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है। अब हम लोग अगले क्लास में हिमालय नदी तंत्र में भी मुख्य नदी तंत्र जो है वह सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।